नमस्कार। आप देख रहे हैं बिस्तक। मैं हूं आपके साथ अरुणिमा द्विवेदी। फायदे के फंड के इस एपिसोड में आप सबका बहुत स्वागत है। देखिए, बाजार के लिए और म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के लिए इस समय बहुत सारे इवेंट्स हैं जो ट्रिगर्स बने हुए हैं। जियोपॉलिटिकल इवेंट्स भी हैं। देश के अंदर भी कई ऐसी चीजें हो रही हैं, कई ऐसे इवेंट्स हो रहे हैं जो बाजार को सीधे तौर पर और म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को भी प्रभावित करते दिखाई दे रहे हैं। इसलिए आपके पोर्टफोलियो पर इन सभी इवेंट्स का क्या असर पड़ रहा है, बाजार के उतार चढ़ाव का क्या असर पड़ रहा है, म्यूचुअल फंड जैसे कौन से हैं जो आपको बेहतर कमाई करा सकते हैं, ये सब कुछ फायदे के फंड के इस एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे। हमारे साथ आज बेहद ही खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ इस समय राकेश व्यास जी जुड़े हुए हैं, क्वेस्ट इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स से सीआईओ और पोर्टफोलियो मैनेजर हैं वो। सर नमस्कार, बिस्तक पे आपका बहुत स्वागत है। धन्यवाद अनिमा जी। और नमस्कार आपके सभी दर्शकों के लिए, और इस शो पे बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी सर। सर, बहुत सारे पॉलिटिकल और नॉन पॉलिटिकल इवेंट्स आजकल चल रहे हैं, दुनिया में चल रहे हैं, देश में भी कई ऐसी अनाउंसमेंट्स हो रही हैं जिससे सीधे या फिर इनडायरेक्ट तौर पर बाजार और म्यूचुअल फंड इंडस्ट्रीज भी प्रभावित होती हैं और खास तौर से निवेशक प्रभावित होते हैं। तो सबसे पहले तो अभी जो बाजार में चल रहा है, बाजार का इस समय जो सिनारियो सामने आ रहा है, उतार चढ़ाव का दौर है। अच्छी खासी तेजी आती है लेकिन फिर मुनाफा वसूली का भी डर होता है निवेशकों को। अभी का आउटलुक आपको शेयर मार्केट का कैसा लग रहा है, इसके साथ हम शुरुआत करना चाहेंगे, फिर बढ़ते हैं कि आखिर अपने पोर्टफोलियो में क्या कुछ करें। अ, जी बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल सही है। बहुत सारे इवेंट्स हैं जो प्ले आउट हो रहे हैं आज की तारीख में। ग्लोबल या जियोपॉलिटिकल इवेंट्स की बात करें या यूएस टैरिफ की बात करें, और अभी जो रिसेंटली सरकार ने जीएसटी का रेट कट किया है उसका एक इम्पैक्ट मार्केट को देखना है। तो मार्केट नीचे के लेवल से काफ़ी कंसोलिडेट होके थोड़ा बढ़ा है पिछले कुछ दिनों में। और मुझे लगता है कि मेन ड्राइवर जो है मार्केट का वो होता है कॉर्पोरेट अर्निंग ग्रोथ। पिछले 5-6 क्वार्टर से अगर हम देखेंगे तो अर्निंग ग्रोथ थोड़ा कमजोर रहा है। यहाँ से शायद सेकंड क्वार्टर फिर भी थोड़ा कमजोर रहेगा, क्योंकि आप ऐसे देखिए कि जब मोदी जी ने 15 अगस्त को जब उन्होंने जीएसटी रैशनलाइजेशन की बात की थी, तो जो कस्टमर हैं जो अपनी डिमांड को पोस्टपोन कर सकते थे वो वेट कर रहे थे कि रेट कितना कम होगा, 22 सितंबर से उसमें कटौती आएगी तो मैं तभी जाके खरीदूंगा। तो इसकी वजह से हो सकता है कि सेकंड क्वार्टर जो 15 अगस्त से लगा के 22 सितंबर के बीच में डिमांड पोस्टपोनमेंट हुआ उसका थोड़ा इम्पैक्ट दिखेगा। पर मार्केट मेरे ख्याल से वो सब ऑलरेडी फैक्टर कर चुका है। यहाँ से मार्केट जो देख रहा है वो देख रहा है कि यहाँ से फेस्टिव सीजन से लगा के हम किस तरह की ग्रोथ देखेंगे, कॉर्पोरेट अर्निंग में किस तरह की ग्रोथ आएगी। तो हम्म। यहाँ से मेरे को लगता है कि मार्केट अगले कुछ 6 से 12 महीने के अंदर काफी अच्छा रिटर्न देना चाहिए, बिकॉज मार्केट काफी कंसोलिडेट हो चुका है। और दूसरी एक और बात है कि अगर हम देखेंगे बहुत सारे सेंट्रल बैंक के एक्शन, तो यूएस यूएस ने अभी रिसेंटली फेड ने रेट कट किया है। जी। अगर हम इंडिया की बात करें तो उसमें चूंकि यूएस ने फेड रेट कट किया है, इंडिया में जीएसटी कट का एक इम्पैक्ट हमको कम इन्फ्लेशन के रूप में दिखेगा। आरबीआई ने ऑलरेडी बहुत सारे रेट कट कर चुके थे तो उसका ट्रांसमिशन इम्पैक्ट दिखेगा। तो मुझे लगता है एक और अपॉर्चुनिटी है आरबीआई के पास में एक और रेट कट लेने का। वो अक्टूबर में लेंगे या आगे वाली पॉलिसी में लेंगे मैं बहुत क्लियर नहीं हूँ। अगर सरकार को ग्रोथ पुश करना है, आरबीआई को ग्रोथ पुश करना है तो शायद अक्टूबर में ले सकते हैं। उस कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर इक्विटी मार्केट की तरफ जो फंड फ्लो है वो और बढ़ेगा। तो मुझे लगता है यहाँ से मार्केट में निचले स्तर से काफी ऊपर आ चुका है, बट अभी भी ग्रोथ की बहुत गुंजाइश है। बहुत सारे लोग नॉर्मली जब इस तरह का एक बार के लिए एक महीने में ट्रेंड आता है कि रिटर्न दे रहा है तो थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आता है, जैसा कि आपको पता है। बट जी 6, 9, 12 महीने के पर्सपेक्टिव से मेरे ख्याल से अभी भी अच्छे रिटर्न की उम्मीद है। जी। सर, फेड के रेट कट का आपने जिक्र किया है, ये आपसे मैं बिल्कुल पूछने भी जा रही थी कि क्या फेड का जो रेट कट है उससे भारतीय बाजार पर, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ एफआईआईज जो विदेशी निवेशक है, उनके टर्म्स में क्या भारतीय बाजार पर असर पड़ सकता है? क्योंकि एफआईआईज बहुत समय से बिकवाली कर रहे हैं भारतीय बाजार में और उम्मीद यही की जा रही थी कि अगर फेड का रेट कट हो जाता है तो शायद विदेशी निवेशकों की वापसी हो जाए। ऐसा सिनारियो देख रहे हैं आप भारतीय बाजार के लिए? इस समय विदेशी निवेशकों की वापसी होगी? अनिमा जी, विदेशी निवेशकों का हमको एक बार के लिए ये देखना पड़ेगा कि वो किस परिप्रेक्ष्य में मार्केट में आते हैं।
उनके पास ग्लोबली कहीं भी इन्वेस्ट करने का अपॉर्चुनिटी होता है। वो इकोनॉमी में जाके इन्वेस्ट करते हैं जहाँ दो चीज मिलता है उनको। या तो वहां पे बहुत अच्छा ग्रोथ मिल रहा हो, या बहुत अच्छा वैल्यूएशन मिल रहा हो। भारतीय बाजार मेरे हिसाब से वैल्यूएशन टर्म्स में अभी फेयर वैल्यूड है। यहाँ से मुझे री रेटिंग की पोटेंशियल कम लगती है। और चूंकि जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले हाईलाइट किया कि पिछले 6 क्वार्टर से अगर हम अर्निंग्स की बात करेंगे, ग्रोथ की बात करेंगे, तो वो थोड़ा कमजोर रहा है। इसलिए जो एफआई है उन्होंने हमारे मार्केट से पैसा निकाल के कहीं और मार्केट जहां इन दोनों में से कोई एक चीज अट्रैक्टिवली मिल रही हो वहां पैसा डाला है। फेड रेट कट ऑब्वियसली कुछ हद तक वापस ग्लोबल डेवलप मार्केट से डेवलपिंग मार्केट में फंड फ्लो मूव करता है। हिस्टोरिकली ये देखा गया है। मगर हमारे पास एफआई इनफ्लो तब आएगा जब हमारी कॉर्पोरेट अर्निंग ग्रोथ की विजिबिलिटी अच्छी दिखेगी। क्योंकि मैंने कहा कि अभी एटलीस्ट 1 डेढ़ क्वार्टर दूर है। पर मुझे उम्मीद है कि हम जैसे ही कैलेंडर ईयर 2025 खत्म करेंगे तब कॉर्पोरेट अर्निंग ग्रोथ जिस हिसाब से दिखने लगी कि एफआई का एटलीस्ट जो आउटफ्लो है वो शायद कम हो जाएगा। और एज वी मूव इनटू FY 27 फिजिकल ईयर 2027 के अंदर मुझे उम्मीद है कि गिवन स्ट्रॉन्ग अर्निंग ग्रोथ एफआई इनफ्लो आना शुरू होगा। तो ये एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। आई थिंक फेड रेट कट उस दिशा में सही एक स्टेप है। बट मुझे अभी भी लगता है 3 से 6 महीना दूर है जब तक एफआई इनफ्लो हमको दिखेगा। जी, 3 से 6 महीने अभी एफआईआई इनफ्लो के लिए हम एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं, थोड़ा दूरी अभी है। सर, फेड का रेट कट तो हो गया है, और अभी हमने जिक्र भी किया कि अब आरबीआई से भी लोग आस लगाए बैठे हुए हैं। बट जो अभी देश में चीजें हुई कि पहले जीएसटी के जो है सिर्फ 2 स्लैब कर दिए गए, उससे पहले भी बहुत तरीके की रियायतें आम जनता को दी गई थी। उसके बाद अभी भी आरबीआई के रेट कट करने की उम्मीद बाजार लगा के बैठा है। क्या अक्टूबर की इस मॉनेटरी पॉलिसी में वो रेट कट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, या अभी इसके लिए इंतजार करना पड़ेगा? बिल्कुल, आपने एकदम सही बात बताई अनिमा जी कि बहुत सारे पॉलिसी डिसीजंस हुए हैं। इवन कैलेंडर 25 की बात करूं तो सबसे पहले जो आपने हाईलाइट किया कि सरकार ने इनकम टैक्स में बड़ा रिलीफ दिया जी। मध्यम वर्गीय और उच्च मध्यम वर्गीय लोगों को। और आरबीआई ने पिछले करीब 8 9 महीने के अंदर 1% से रेट कट किया है। जी। मगर इन इन दोनों चीजों का हमारी इकोनॉमी में जो इम्पैक्ट है वो धीरे धीरे आता है। आप ऐसे देखिए कि जो जो इनकम टैक्स कट हुआ है उसका मेन इम्पैक्ट हमको अप्रैल मई से दिखेगा, जब लोगों के हाथ में बढ़ोतरी हुई सैलरी दिख रही है, सबको इनकम दिख रही है। सिमिलरली जो इंटरेस्ट रेट कट है वो उसका ट्रांसमिशन धीरे धीरे होता है। तो बैंक्स अपने हिसाब से जैसे उनका कॉस्ट ऑफ फंड कम होता है वैसे वो आगे पास ऑन करते हैं। तो इसका इम्पैक्ट धीरे धीरे हमको एज वी मूव इनटू दिस फेस्टिव सीजन दिखने लगेगा। और ये जो जीएसटी रेट कट है ये एक बड़ा बोनांजा है। तो आप ऐसे देखिए सरकार क्या फॉरगो कर रही है। सरकार ने कहा है कि 1 लाख करोड़ के करीब जो है वो मैं लोगों के हाथ में इनकम टैक्स सेविंग दे रहा हूँ। इस साल 50,000 करोड़ का जीएसटी का इम्पैक्ट है और अगले साल ये नंबर बहुत बढ़ जाएगा, ये 2 लाख करोड़ का जीएसटी का इम्पैक्ट है। तो सरकार हर साल 2 लाख करोड़ के करीब का एक्स्ट्रा मनी दे रही है लोगों को स्पेंड करने के लिए ताकि कंजम्पशन बूस्ट हो। तो मुझे लगता है कुछ हद तक एक सुलझी हुई पॉलिसी ये बोलती है कि आप थोड़ा इंतजार कीजिए ये सारी चीजों को रिफ्लेक्ट होने के लिए। हम्म। एंड हम लोग थोड़े लालची होते हैं तो हमको लगता है कि 25 बेसिस का रेट कट मिलना चाहिए। बट अगर मैं बहुत प्रूडेंटली सोचूं तो मुझे लगता है कि हो सकता है आरबीआई 1 या 2 महीने के लिए वेट करेगा इन सारी हम्म। चीजों को प्ले आउट होने के लिए। बट हम्म। डेफिनेटली एज यू मूव इनटू एंड ऑफ कैलेंडर ईयर 25 एक रेट कट की उम्मीद बाकायदा बनती। जी। सर, देश में सीजन जो है वो इस समय फेस्टिव होने वाला है। हालांकि शुरुआत हो चुकी है, गणेश चतुर्थी से ही हो चुकी है कि फेस्टिविटीज जो है वो देश में आ गई है। लेकिन दिवाली जो है बहुत ही ऐसा सीजन माना जाता है जिस समय लोग निवेश करते हैं, ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट है दिवाली। और उसके अलावा दिवाली, क्योंकि कहा ही जाता है कि लक्ष्मी पूजन होता है, तो लोग अपने हर तरीके के फाइनेंसेस को थोड़ा एक बार अपने कैलेंडर ईयर और फाइनेंशियल ईयर के अकॉर्डिंग देख लेते हैं। वो दिवाली सीजन बेहद इंपॉर्टेंट होता है, और वो हाल ही में आने वाला भी है, जल्दी ही आने वाला है। तो ऐसे में
सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट निवेशकों के लिए ये जानना होता है कि हम और पैसे कैसे बनाएं, इस साल ऐसे कौन से इन्वेस्टमेंट करें, कहाँ इन्वेस्ट करें कि हमारी जो है वो वेल्थ जो है और ज्यादा क्रिएट हो सके। तो इसके लिए आपसे पूछना चाहूंगी कि निवेशक पैसा बनाने के लिए अब सीधा सीधा सवाल कि सर किन सेक्टर्स पर फोकस करें इस दिवाली सीजन। नहीं, बहुत अच्छा सवाल अर्णिमा जी। मैं इसमें भी एक एक आपको थोड़ा सा थोड़े एक साल पीछे ले जाना चाहूंगा। हम्म। और मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि सरकार क्या सोच रही है, और वहां से हमको समझ में आएगा कि हमको किन सेक्टर्स को देखना चाहिए। तो आप अगर देखेंगे कि 2019 से 2024 के बीच में सरकार का फोकस बहुत ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर पे रहा है। उन्होंने केपेक्स पे बहुत ज्यादा खर्चा किया है। तो जस्ट नंबर्स की बात करूँ तो ये नंबर करीब 3.5 लाख करोड़ होता था साल का, जो हम्म। कि ये साल बढ़ के 11 लाख करोड़ हो गया है। बट ये 2024 फिजिकल ईयर 2024 के अंदर ही वो नंबर बढ़ के 9 लाख करोड़ हो गया था। तो वो जो ड्यूरेशन है 3.5 लाख से 9 लाख करोड़, साल का 30% से ग्रोथ कर रहा था सरकार केपेक्स के लिए। हम्म। पर पिछले 2 साल की बात करें तो वो नंबर जो है वो 8-9% पे आ गया है। तो सरकार को बहुत क्लियर था कि एक लेवल तक हम एक केपेक्स ले आए हैं, यहाँ से अगर हमको इकोनॉमी को बूस्ट करना है तो हमको कंजम्पशन को बढ़ावा देना होगा। तो ये सारे स्टेप जो अभी हमने बात की, इनकम टैक्स का कट है, आरबीआई की पॉलिसी है, जीएसटी का रेट कट है, ये बहुत क्लियरली दर्शाता है कि सरकार का इंटेंट है कि अभी कंजम्पशन बढ़ेगा। अगर कंजम्पशन बढ़ेगा तो फैक्ट्रियों का जो यूटिलाइजेशन है वो बढ़ेगा। हम्म। तो आज की तारीख में कॉर्पोरेट बैलेंस शीट जो है वो बहुत स्ट्रांग है, तो नई कैपेसिटी लगेगी, तो प्राइवेट केपेक्स आएगा, गवर्नमेंट केपेक्स शिफ्ट होके प्राइवेट केपेक्स की तरफ जाएगा। तो मेरे ख्याल से हमको भी उसी तरह से प्ले करना चाहिए। जिसपे हम मुझे लगता है अभी भी काफी बुलिश है, वो है कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी, स्मॉल टिकट कंजम्पशन आइटम्स, रिटेल हो गया। तो अगर हम हमारे पोर्टफोलियो की बात करें तो हमारे पास में इटर्नल, जिसको पहले जोमेटो बोला जाता था, स्विगी, विशाल मेगा मार्ट, ट्रेंड, ये सारे ऐसे प्लेस हैं जहाँ पे हमको लगता है कि जो कंज्यूमर के हाथ में डिस्क्रिशनरी आया है, इनकम आया है, वो उसमें खर्चा करेगा और उसी से ग्रोथ आएगा। तो जैसे ही इन सब सेक्टर्स में ग्रोथ आएगा हमको अर्निंग्स दिखेगा। दूसरा एक सेक्टर जो चल गया अभी रिसेंटली 15 अगस्त की घोषणा के बाद में, वो है ऑटो सेक्टर। जी। मुझे लगता है ऑटो ऑटो में अगर थोड़ा सा यहाँ से आपको एक अच्छे प्राइस लेवल दिखेंगे तो ये एक सेक्टर है जो हम थोड़े लंबे टाइम के लिए ले सकते हैं। तो कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी, ऑटो, ये सारे स्पेस मुझे लगता है काफी अच्छे हैं जहाँ हमको अच्छे पैसे बनाने का मौका मिलेगा। और एक तीसरा सेक्टर ये सब चीजों से बढ़कर और है, जो शायद FY 26 में इतना बड़ा मौका न दे पर FY 27 के लिए बहुत अच्छा है, वो है फाइनेंशियल सेक्टर। बिकॉज आप अगर देखेंगे जो रेट कट होता है इसका इम्पैक्ट बहुत सारी कंपनीज के जो मार्जिन कमाते हैं उसके ऊपर आता है, क्योंकि आपको ट्रांसमिट करना पड़ता है रेट कट, और आपके कॉस्ट ऑफ फंड में देरी से आता है। पर जैसे ही कंजम्पशन बढ़ेगा, जैसे मैंने आपको बताया कि रिटेल लोन भी बढ़ेगा और कॉर्पोरेट लोन भी बढ़ेगा, तो ग्रोथ आएगा और मार्जिन जो है वो नॉर्मलाइज हो जाएगा। तो यहाँ से अर्निंग ग्रोथ FY 27 में हमको बहुत सारे फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर में दिखेगी। तो वो एक स्पेस है जो हमको बहुत क्लियरली फोकस में रखना चाहिए। अच्छे दाम दिखेंगे, अच्छी कंपनी दिखेगी तो उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। जी। सर क्वेश्चन इन्वेस्टमेंट इस समय रियल स्टेट स्टॉक्स में पोटेंशियल देख रहा है क्या? दिवाली सीजन में तेजी की उम्मीद दिख रही है रियल स्टेट के स्टॉक्स में? नहीं, मुझे रियल एस्टेट एक्चुअली आप ऐसे देखेंगे तो लिस्टेड स्पेस में हम्म। बहुत कम कंपनियां हैं जिनका पैन इंडिया एक्सपोजर है। तो बहुत सारी कंपनी जो बहुत रीजनल है, तो किसी का बॉम्बे में बहुत अच्छा स्ट्रांग होल्ड है, तो किसी का साउथ में बहुत अच्छा स्ट्रांग होल्ड है। तो रियल एस्टेट इन टर्म्स ऑफ स्टॉक मार्केट बहुत रीजन स्पेसिफिक है, कंपनी स्पेसिफिक है। हमारा अच्छा खासा एक्सपोजर है रियल एस्टेट में आज की तारीख में, और हम बहुत बुलिश हैं। पिछले 4-5 साल से हमने बहुत अच्छी ग्रोथ देखी है उस पूरे सेक्टर में। हम्म। बट यहाँ पर मेरा मानना यह है कि हमको बहुत स्पेसिफिकली कौन से मार्केट है, उसका डिमांड एनवायरनमेंट कैसा है, उस पर फोकस करके हमको बैट लेने चाहिए। तो जो दो हम्म। दो हमारे पास बड़े एक्सपोजर हैं वो मोस्टली महाराष्ट्र से रिलेटेड है। क्योंकि क्या हुआ है, लास्ट एक साल से महाराष्ट्र में नए प्रोजेक्ट को लेके अप्रूवल बहुत कम आए हैं, बहुत सारे इश्यूज रहे हैं। बट वो उनमें से कुछ इश्यूज सुप्रीम कोर्ट में रिजॉल्व हुए हैं, बाकी पॉलिसी डिसीजन से जो उसके बाद रिफ्लेक्ट होंगे। तो मुझे लगता है यहाँ से लॉन्चेज आएंगी तो डिमांड ऑब्वियसली बहुत स्ट्रांग है। और एक और चीज देखिए अनिमा जी की, लास्ट 5 साल में अगर हम रियल एस्टेट प्राइसेस की बात करें
तो मुंबई एक ऐसा शहर रहा है या महाराष्ट्र एक ऐसा ज्योग्राफी रहा है जहां पर औसतन 5 6 7% का सालाना ग्रोथ दिखा है। जबकि कुछ ऐसे दूसरे मार्केट है जहां पर ग्रोथ 10 से 15% सालाना रहा है। जहां पे भी 10 से 15% सालाना ग्रोथ है वहां पे आप हमेशा देखिए अफोर्डेबिलिटी का एक इश्यू आएगा। क्योंकि वही चीज जो 5 साल पहले 100 रुपए में थी वो आज की तारीख में 200 रुपए में मिल रही है। इनकम लेवल उतने नहीं बढ़े हैं। इंटरेस्ट रेट कट हुआ है, उससे हमको ज्यादा लोन लेने में फायदा होगा और हमारा ईएमआई शायद कम आएगा। मगर 100 का 200 का खरीदने का कैपेबिलिटी कम हो जाता है। तो मुझे लगता है जो स्पेस है वो उसमें हमको बहुत अभी भी बहुत उम्मीद है कि इसमें अभी बहुत पोटेंशियल बाकी है। 5 साल हमने अच्छे देखे हैं। अभी मुझे लगता है 2 3 साल का और एक स्टोरी बचा हुआ है। पर आपको बहुत स्टॉक स्पेसिफिक और रीजन स्पेसिफिक जाना पड़ेगा इस सेक्टर में। जी सर, हमने ऑटो डिस्कस कर लिया, फाइनेंशियल्स आपने बता दिए, कंज्यूमर सेक्टर भी दिखा दिया कि क्या तस्वीर हो सकती है। मेटल्स और केमिकल एक इम्पोर्टेंट सेक्टर है जो अभी और डिस्कस मैं आपसे करना चाहूंगी, उसके ऊपर भी आउटलुक लेना चाहूंगी। क्योंकि जब भी इंडिया और यूएस की भी बात हुई, डोनाल्ड ट्रम्प के भी कुछ बयान आते हैं जब भी, तो मेटल्स के ऊपर बहुत तेजी से इफेक्ट हमने देखा है कि शेयर बाजार में पड़ता दिखाई देता है। तो ये सेक्टर भी इस समय काफी निवेशकों की रडार पर है। मेटल्स और केमिकल को लेकर के सर क्या आउटलुक रहेगा? जी मेटल्स, मेटल्स आप ऐसे देखिए ग्लोबल कमोडिटी है और यहाँ पर अपार्ट फ्रॉम यूएस टैरिफ ये सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट फैक्टर मुझे लगता है अनिमा जी वो है चाइना का। वो क्या सोच है इस सेक्टर के बारे में। क्योंकि आप अक्रॉस द बोर्ड देखेंगे तो ऑन एन एवरेज ग्लोबल प्रोडक्शन का 40% के करीब प्रोडक्शन चाइना में होता है। और चाइना में अगर डिमांड स्लो डाउन है तो अगर सरकार एक्सपोर्ट पे छूट देती है उनको तो जी। क्या है कि तो ये मटेरियल जो है वो ग्लोबली बहुत ज्यादा फ्लो होने लगेगा। तो उससे दामों पे बड़ा प्रेशर आता है। बट अगर आप रिसेंट टाइम में देखेंगे तो जैसे सर इंडियन गवर्नमेंट ने स्टील सेक्टर के लिए अप्रैल 2025 में नई सेफगार्ड ड्यूटी इंप्लीमेंट की है 200 दिन के लिए। और ये उम्मीद है कि इसको 5 साल के लिए कन्वर्ट किया जाएगा ऑन दी एंटी डंपिंग ड्यूटी साइड। तो 12% का जो कुशन मिला है उससे कम से कम जो भारतीय स्टील मैन्युफैक्चरर है उनकी प्रॉफिटेबिलिटी मेरे ख्याल से काफी सुदृढ़ रहेगी। और प्रेशर जो है वो चाइना से कम होगा। और दूसरा इम्पैक्ट जो है चाइना भी अभी धीरे धीरे रियलाइज करने लगा है कि उसको इतना माल जो है वो बाहर नहीं भेजना है। तो इफेक्टिवली अगर वो एक्सपोर्ट का नंबर कम होगा तो मेटल्स में एक तेजी की उम्मीद है। अगर आप देखेंगे स्टील बाजार तो उसमें जो रॉ मटेरियल है वो पिछले करीब 1 साल से या तो उसी लेवल पे है या उस थोड़े से निचले लेवल पे है। और स्टील के जो दाम है वो स्टेबल या बढ़ रहे हैं या 12% का जो ड्यूटी है उससे प्रॉफिटेबिलिटी सारी कंपनीज की बढ़ेगी। क्योंकि आपका फिक्स जो रॉ मटेरियल कॉस्ट है वो कम है और आपका रियलाइजेशन ज्यादा हो रहा है। तो हम्म। फेरस में अभी भी मुझे लगता है थोड़ी अच्छी उम्मीद बाकी है। नॉन फेरस में भी अगर आप देखेंगे तो ग्लोबली प्राइसेस थोड़े इंक्रीज हुए हैं पिछले 3 से 6 महीने में। और जब भी देखिए इंटरेस्ट रेट अगर कट होता है तो इंफ्रास्ट्रक्चर कैपेक्स ये सब में बढ़ोतरी होती है। तो इसमें कभी ना कभी इसका एक इम्पैक्ट हमको मेटल की डिमांड में और प्राइसेस में भी दिखता है। तो ये एक हम्म। सेक्टर है जहां पर हमको अच्छे से स्टॉक ढूंढने चाहिए। ठीक प्राइसेस में ले सकते हैं। केमिकल्स सेम, मतलब आप यही आर्ग्यूमेंट केमिकल के लिए भी कर सकते हैं कि चाइना एक बहुत बड़ा प्लेयर है। बट इंडिया के अंदर जो बड़ी इम्पैक्ट हमको दिख रही है वो ये है कि ग्लोबली बहुत सारी कंपनीज अब चाहती है कि इंक्रीमेंटल प्रोडक्शन चाइना की जगह किसी और देश से किया जाए जिसको हम लोग चाइना प्लस वन स्ट्रेटेजी बोल रहे हैं। उसमें भारत एक अच्छा दावेदार बन के आया है और सरकार का भी बहुत फोकस है कि इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा दिया जाए। हम्म। तो पिछले 1 1.5 साल से थोड़ा ये सेक्टर प्रेशर में रहा है। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे जैसे ये सारी चीजें टैरिफ वगैरह सब अगले कुछ 3 से 6 महीने में ग्लोबली सेटल हो जाएगी। भारत के लिए शायद अगले 1 2 महीने में हो जाएगी। तो यहाँ से ये सेक्टर के अंदर काफी तेजी दिखती है। हमारा एक्सपोजर भी काफी है इस सेक्टर के अंदर और हम लोग अभी भी बहुत बुलिश हैं। जी
सर, बाजार का ओवरव्यू तो आपसे ले लिया, अब थोड़ा म्यूचुअल फंड निवेशकों के लिए भी, क्योंकि ये हमारा जो शो है वो म्यूचुअल फंड्स को ज्यादा फोकस करता है। तो म्यूचुअल फंड निवेशकों के लिए सर सवाल यही है कि कुछ ऐसे निवेशक होंगे जो नया निवेश करने के बारे में इस समय सोचेंगे, कुछ होंगे जो अपने पोर्टफोलियोज को ऐड ऑन करने के लिए सोचेंगे, एसआईपी करेंगे। तो ये जो नया निवेश या एसआईपी के बारे में लोग सोच रहे हैं आज के समय में, अभी अगर देखा जाए तो कौन से फंड्स हैं जो फायदेमंद दिख रहे हैं इस समय? ये देखिए, मेरे ख्याल से एसआईपी किसी भी निवेश का एक अच्छा तरीका है, अगर आपको मार्केट के बारे में बहुत ज़्यादा पता नहीं है। तो क्योंकि म्यूचुअल फंड में एक्सपर्ट्स हैं, वो पैसा मैनेज करते हैं। और आप उनको रेगुलरली अगर इन्वेस्ट करने को देंगे तो उनके पास भी प्रेशर नहीं होता है कि एक साथ पैसा डालना है। तो हम्म। एसआईपी जैसा हमने देखा है, एसआईपी में बहुत ग्रोथ भी आया है, बिकॉज ये फ्लो कंटिन्यूअसली आता जा रहा है। अच्छा तरीका ये है कि आप जो आपका इन्वेस्टेबल मनी है उसको 2 या 3 भाग में बांट दीजिए। हम्म। बड़ा पोर्शन जो है वो आप फ्लेक्सी कैप स्कीम बोलते हैं जिसको, या मल्टी कैप स्कीम बोलते हैं, जिसमें कि एक बड़े तौर पर बाजार का रिफ्लेक्शन दिखता है, क्योंकि उसमें लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप का सबका अच्छा रिप्रेजेंटेशन होता है। उसमें डालिए। और उसमें फंड मैनेजर, उनका हिस्टोरिक कैपेबिलिटी, परफॉर्मेंस, और मेरे ख्याल से 3 ईयर, 5 ईयर, ये दो टेन्योर है जिनको थोड़ा ज्यादा फोकस में देना चाहिए। क्योंकि कभी कभी जो नियर टर्म होता है वो क्लियरली रिफ्लेक्ट नहीं करता है किसी भी फंड मैनेजर की कैपेबिलिटी को लेके। तो जो पोर्शन है वो फ्लेक्सी कैप या मल्टी कैप में एक बड़ा पोर्शन डाल सकते हैं। हम्म। इसके अलावा मुझे लगता है स्मॉल कैप एक ऐसा स्पेस अभी हुआ है जहां पर पिछले कुछ 12 महीने के अंदर करेक्शन हमको दिखा है काफी सारे स्मॉल कैप स्टॉक्स के अंदर। उसका रीजन भी है क्योंकि उसमें अर्निंग ग्रोथ नहीं आया, उसमें एक्चुअली अर्निंग डी ग्रोथ आया है। पर जो मैं हम्म। आपको बता रहा था कि अब अगर इकोनॉमी में हमको यहाँ से थोड़ा अच्छी उम्मीद बन रही है, तो इकोनॉमी इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ ऑल सेक्टर्स, ऑल प्लेयर्स पुट टुगेदर। तो स्मॉल कैप या छोटे जो मध्यम वर्गीय जो उद्योग हैं उनमें भी हमको तेजी दिखेगी। और वहां से अर्निंग ग्रोथ काफी स्ट्रांग दिखेगा। तो वो एक स्पेस है जहां हम थोड़ा सेलेक्टिव पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। स्मॉल कैप फंड या मिड एंड स्मॉल कैप फंड के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं मेरे हिसाब से। जी सर, आईटी सेक्टर की अगर मैं बात करूं, क्योंकि थोड़ा थीमेटिक क्वेश्चन भी आपसे, थीमेटिक फंड्स के बारे में भी जानना चाहूंगी। एक समय था जब डिफेंस बहुत अच्छा चल रहा था, ऑटो थीम ने भी अच्छे पैसे कमा करके दिए, लेकिन अगर आईटी सेक्टर के फंड्स की बात करें, अगर हम लास्ट एम्फी का जो डेटा आया उसके ऊपर नजर डालें तो 5% की गिरावट थी आईटी सेक्टर में, लेकर के आईटी सेक्टर में इस समय यूएस रेट कट्स हो गए हैं, तो ये माना जा रहा था कि आईटी सेक्टर के ऊपर इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। हालांकि फेड ने अभी अभी रेट कट किए हैं, और जैसा आपने बताया रेट कट का इम्पैक्ट थोड़ा बाद में ही देखने को मिलता है। तो आईटी सेक्टर, अभी हम ये मान के चल सकते हैं आईटी थीम के ऊपर हम दाम लगा सकते हैं म्यूचुअल फंड्स में? क्या इस तरीके के फंड्स में निवेश करना इस समय बेनिफिशियल रहेगा? ये आईटी सेक्टर में ऐसा देखिए कि जो ऑर्डर मिलते हैं उसके हम्म। ऊपर पिछले 12-18 महीने में भी कोई कंसर्न नहीं रहा है हमको। हमारी जो कंपनीज हैं, जो दिग्गज कंपनियां हैं, उनको ऑर्डर्स बहुत मिले हैं। हम्म। बट उसका उसका एक्चुअल एग्जीक्यूशन जो है वो धीरे धीरे करके विलंबित होता गया है। मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ से वो थोड़ा पेस सुधरेगा। और स्टॉक्स बहुत करेक्ट हो चुके हैं। और एक और जो बड़ा एस्पेक्ट इसमें देखना चाहिए कि ये सारे बिजनेसेस के अंदर ग्रोथ के लिए आपको नया पैसा डालने की जरूरत नहीं होती है। इस हम्म। ये बिजनेस आपको कंटिन्यूअसली कैश फ्लो बना के देते हैं। तो इसलिए अगर आप देखेंगे तो ये जो सपोर्ट मिलता है इस सेक्टर में वैल्यूएशन को, वो मिलता है डिविडेंड से या बायबैक से। हम्म। टीसीएस ने अभी रिसेंटली सबसे बड़ा बायबैक अनाउंस किया। वैल्यूएशन इतने सपोर्टिव है कि यहाँ से स्टॉक और गिरेंगे नहीं। और यही मुझे लग रहा है कि एक एक हिसाब से इस सेक्टर का बॉटमिंग आउट हो गया है। मगर ये सेक्टर को चलने के लिए, यहाँ से बड़ा पैसा बनाने के लिए अर्निंग ग्रोथ बहुत जरूरी है। हम्म। अर्निंग ग्रोथ तब आएगा जब हमारे जो सारे ऑर्डर्स जो अभी तक रुके पड़े हैं उसमें एक गतिविधि दिखेंगे। कस्टमर बोलेगा कि अभी आप इसको गो अहेड कीजिए। मुझे लगता है वो वाला जो फेज है वो अभी भी थोड़ा सा दूर है। बट जैसा मैंने बताया कि अगर आपका नजरिया 12-15 महीने का है तो यहाँ हम्म। से गिरने की उम्मीद कम है। यहाँ से आपको पैसा अच्छा बनाने को मिलेगा, क्योंकि ऑर्डर बुकिंग बहुत अच्छा रहा है। तो ये कभी ना कभी हमारा रेवेन्यू और प्रॉफिट में रिफ्लेक्ट होगा, और स्टॉक उस हिसाब से रिफ्लेक्ट करेंगे शेयर प्राइस।
जी सर, वैसे अगर थीमेटिक फंड्स देखने हो तो क्या, सबसे पहले तो सवाल ये कि थीमेटिक फंड से जनरली कहा जाता है आम निवेशकों को कि थोड़ी दूरी बना के रखे, रिस्की होते हैं, बट हम फिर भी थीम्स के बारे में बात करते हैं क्योंकि लोग बहुत इंटरेस्टेड होते हैं कि कौन सी थीम में पैसा लगाए। अगर आईटी नहीं तो क्या कोई और भी थीम्स हैं जिसके ऊपर नजर रखी जा सकती है? अ, देखिए, दो दो जो थीम है जो मुझे लगता है, मैं टॉप डाउन सोच रहा हूँ इसमें। और क्योंकि आपने सवाल पूछा है तो मैं अपना नजरिया दे रहा हूँ। जी ये किसी तरह से निवेश का सजेशन नहीं है। जी। बट बट देखिए, जो मैंने पहले बताया, सरकार चाहती है कि कंजम्पशन को बढ़ावा मिले। तो हम्म अगर अगर कंजम्पशन रिलेटेड स्टॉक है, और बहुत नैरो थीम नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से, थोड़ा ब्रॉड थीम होना चाहिए किसी भी फंड में। अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप थोड़ा उस पर अच्छी तरह से जांच पड़ताल कर लें कि कितने सेक्टर्स में इन्वेस्ट कर रहा है। बट कंजम्पशन एज ए थीम मुझे लग रहा है अभी भी इसमें काफी गतिविधि बाकी है। हम्म हाँ, दूसरा दूसरा जो है वो इस सब को लेकर है कि जब ये सब होगा तो मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया हैज हम्म टू इंक्रीज। तो मैन्युफैक्चरिंग एक ऐसा स्पेस है जहां पर हमको अभी भी लगता है कि नया निवेश बाकी है। कंपनीज की तरफ से भी बाकी है, और उसी कॉन्टेक्स्ट में कंपनीज तब निवेश करती है जब उनको प्रॉफिटेबिलिटी का विजिबिलिटी दिखता है। और उसी कॉन्टेक्स्ट में अगर हम सिर्फ उसी चीज को फॉलो करेंगे एज ए इन्वेस्टर, तो मेरे को लगता है कि वहाँ एक अच्छी उम्मीद है पैसा बनाने की। बट ये सारे दो चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, ये सारे निवेश जो है ये आपको थोड़े से लिमिटेड अमाउंट में करने चाहिए, बिकॉज आप बहुत बड़ा एक्सपोजर इन थीम में नहीं ले सकते हैं। और हम्म। थोड़ा सा लंबा नजरिया रखना चाहिए, क्योंकि ये सारी थीम्स प्ले आउट होने में थोड़ा वक्त लगता है। जी सर, हम आपसे बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स पूछते हैं कि आप ये वाला म्यूचुअल फंड में निवेश करें या नहीं, ये सेक्टर चलेगा या नहीं चलेगा। एक जो सवाल जनरली हमारे हमारे व्यूअर्स की तरफ से आता है वो ये कि ये फंड्स आखिर आप लोग कैसे सजेस्ट करते हैं। तो मैं आपसे आज जानना चाहती हूँ, कुछ मैट्रिक्स होती है क्या इसके पीछे, किस तरीके से सर हम फंड मैनेजर्स हमारे जो है वो बेसिकली टॉप परफॉर्मिंग फंड्स के लिए कौन सी मैट्रिक्स का यूज करते हैं कि ये फंड बहुत अच्छा है, ये हम रिकमेंड कर सकते हैं? जी, देखिए, मैं इस मामले में शायद सही व्यक्ति नहीं हूँ, बट मैं आपको मेरा एक परिप्रेक्ष्य देता हूँ। जी दो तीन चीज है। देखिए, फंड मैनेजर का खुद का ट्रैक रिकॉर्ड, फंड हाउस का ट्रैक रिकॉर्ड, जी। और और मेरे ख्याल से उससे भी इम्पोर्टेंट है कि अगर वो फंड किस किस थीम को या किस तरह से मैनेज किया जा रहा है। ये तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जो आप पैसा डाल रहे हैं, जैसे आपने बिल्कुल सही कहा कि ये एक बड़ा क्वेश्चन रहता है कि किस फंड में पैसा डाला जाए। और ये सारी चीज डिपेंड करती है उस इंस्टीट्यूशन पे, उस फंड मैनेजर पे, कि उनकी फिलॉसफी किस तरह की है। हम्म तो मेरे ख्याल से थोड़ा लंबा नजरिया देखिए इन्वेस्ट करने के लिए भी। और जब आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो पिछला जो ट्रैक रिकॉर्ड है फंड मैनेजर का या फंड हाउस का या उस स्कीम का, वो थोड़ा लंबा देखना चाहिए कि उन्होंने कैसे परफॉर्म किया है। क्योंकि शॉर्ट टर्म में अच्छा और खराब परफॉर्मेंस दोनों आ सकता है डिपेंडिंग ऑन हाउ मार्केट इज। बट जनरली, बिकॉज आप लंबे टाइम के लिए पैसा डाल रहे हैं, आपको थोड़ा लंबा नजरिया रखना चाहिए और लंबा ट्रैक रिकॉर्ड देखना चाहिए। तो मेरा मेरा लिमिटेड इतना ही रहेगा कि अगर कभी भी इन्वेस्ट कर रहे हैं तो थोड़ा ब्रॉडर ब्रॉडर लेवल पे इन्वेस्ट करें, बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड ना करें, कॉन्सेंट्रेटेड थीम में ना करें, और थोड़ा लंबा नजरिया देख रखिएगा। जी सर, मैं एक नजरिया और आपसे पूछना चाहती हूँ आपका। क्वेस्ट इन्वेस्टमेंट में आप पोर्टफोलियो मैनेजमेंट देखते हैं। पोर्टफोलियो के लिए जो हमारे आम निवेशक हैं जनरली, कि हमारा पोर्टफोलियो बहुत डाउन जा रहा है, हमारे पोर्टफोलियो में हमें कंफ्यूजन हो रहा है, कहाँ एलोकेशन बढ़ाएं, कहाँ, एक स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो के लिए आपकी क्या सलाह होगी निवेशकों को? जी, देखिए, सबसे पहले तो जो मेरा मानना है कि आप पोर्टफोलियो उस स्टॉक का बनाइए जिन स्टॉक के बारे में आप समझते हैं, जिन कंपनीज के बारे में आप जानते हैं। सिर्फ सुन के पोर्टफोलियो बनाने में कभी कभी तकलीफ हो सकती है। क्योंकि क्योंकि बिजनेस में क्या चेंज हो रहा है, पॉलिसी में जो चेंजेस है उसका बिजनेस पे क्या इम्पैक्ट हो रहा है, अगर आपको उसके बारे में ज्यादा ज्ञान नहीं है, हम्म तो फिर मुझे लगता है कि यू आर नॉट डूइंग जस्टिस टू योर पोर्टफोलियो। तो जो कंपनीज वो पोर्टफोलियो में पहली बात होनी चाहिए जिनमें आपको बहुत ज्यादा समझ है कंपनी के बारे में। दूसरा, पोर्टफोलियो में वो कंपनीज लीजिए जहां पर आपको
चूंकि आपकी समझ अच्छी है तो आपको ये क्लैरिटी है कि यहाँ पर अर्निंग ग्रोथ ट्रेजेक्टरी कैसे रहने वाली है, ये किस तरह से अर्निंग्स आएगी, किस तरह से बिजनेस ग्रो होगा। और जहां पे भी आपको अगर कहीं पे भी ये डाउट लगे कि ये बिजनेस अब मुझे नहीं समझ में आ रहा है या यहाँ से अर्निंग्स अब मुझे नहीं समझ में आ रही है, तो एक हार्ड कॉल ले लेना चाहिए कि क्योंकि मुझे अब ये कंपनी या बिजनेस नहीं समझ में आ रहा है, तो आई आई कैनॉट रिमेन इन दैट स्टॉक, तो मुझे वो स्टॉक बेच के जो दूसरा स्टॉक जहाँ पे मुझे ज्यादा उम्मीद लग रही है वो उसमें शिफ्ट कर लेना चाहिए। और एज ए पोर्टफोलियो मैनेजर हम लोगों का थॉट भी ऑलमोस्ट सिमिलर लाइन पे है। हम लोग को लगता है कि जब हम इतना रिसर्च कर रहे हैं, जब हम इतना काम कर रहे हैं, तो हम 25-30 स्टॉक आइडेंटिफाई करना जो कि उस पोर्टफोलियो का पार्ट रहे, वो मुश्किल नहीं है। और हमारा सोच यही रहता है कि हम उन स्टॉक्स में इन्वेस्ट करें जहां पर अर्निंग विजिबिलिटी 2-3 साल के लिए बहुत अच्छी है, और जो मार्केट जितनी अर्निंग सोच रहा है ओवरऑल मार्केट को लेकर, उससे कम से कम 5-7-10% से ज्यादा का अर्निंग ग्रोथ इन स्टॉक्स में दिखे, तो वही रिफ्लेक्शन हमको स्टॉक प्राइस में दिखेगा और हमारे रिटर्न में दिखेगा पोर्टफोलियो के। जी सर, पोर्टफोलियो में एक बेहद अहम हिस्सा इस समय गोल्ड का भी हो गया है। गोल्ड जिस तरीके के रिटर्न हमारे निवेशकों को दे रहा है, बहुत तेजी से प्राइस अप हो रहा है गोल्ड का। मतलब 1.5 लाख के आसपास अब पहुंच रहा था। हालांकि थोड़ी गिरावट आई है। अगर मैं कल का प्राइस या लेटेस्ट प्राइस अगर मैं देखूं तो 1,05,000 के आसपास सोना बैठ रहा था। रिटर्न्स लेकिन इस बार जब देखा जाए तो 39% के रिटर्न सोने से मिले। और अगर हम इन्वेस्टमेंट के पर्सपेक्टिव से देखें तो गोल्ड ईटीएफ में भी जो एम्फी का डेटा आया है उसमें 74% इनफ्लो जो है वो आया है गोल्ड ईटीएफ के लिए इन्वेस्टमेंट का। तूफानी तेजी है सर सोने की कीमतों में, लेकिन ऊपरी स्तरों से जब गिरावट आनी शुरू हुई तो थोड़ा डर का माहौल है कि ऐसा तो नहीं है कि अब रिटर्न्स कम हो जाएंगे या नहीं। और जो नए निवेशक हैं वो थोड़ी उम्मीद से देखने लगे कि शायद थोड़ा सस्ता मिल जाएगा सोना निवेश करने के लिए। तो अभी फिलहाल इस एसेट क्लास का करें क्या? देखते रहें कि अभी पैसा नीचे आएगा तो शायद हम और इन्वेस्ट कर सकेंगे। निवेश बढ़ाने की सलाह होगी या दाम गिरने का इंतजार करने की सलाह? देखिए, एक एक बड़ी विचित्र बात हुई है। अगर आप हिस्ट्री देखें गोल्ड की, तो जी। गोल्ड और शेयर बाजार वो हम्म। ऑपोजिट डायरेक्शन में चलते बिल्कुल। हैं, क्योंकि गोल्ड गोल्ड को स्टोर ऑफ वैल्यू बोला जाता है कि ये वैल्यू को प्रोटेक्ट करके रखता हम्म। है। इन्फ्लेशनरी एनवायरनमेंट में गोल्ड का अलग एक चाल रहती है। हम्म। बट आप अगर कोविड के बाद से देखें तो 2-3 चीज हुआ है। गोल्ड के दाम, न सिर्फ गोल्ड के, अक्रॉस एसेट क्लासेस आप कुछ भी देख लीजिए, रियल एस्टेट, गोल्ड, स्टॉक मार्केट, सबके दाम सिर्फ बढ़े हैं। और गोल्ड के दाम बढ़ने का जो प्राइमरी रीजन है वो हमको पहले एक बार समझना पड़ेगा। जब से रशिया यूक्रेन का वॉर हुआ है, तब से हम्म। बहुत सारे सेंट्रल बैंक्स ने डिसाइड किया है कि हम यूएस डॉलर की जगह पे गोल्ड में ज्यादा इन्वेस्ट करेंगे, जो हमारा रिजर्व्स है वो गोल्ड की तरफ ज्यादा बढ़ेगा। तो अक्रॉस द बोर्ड बहुत सारे रिजर्व जो बैंक्स हैं अक्रॉस मेजर इकोनॉमी, उन्होंने गोल्ड का प्रोपोर्शन बढ़ाया है, तो गोल्ड का डिमांड वहां से आया है। दूसरा, अगर अगर नियर टर्म में देखेंगे तो जो डॉलर है उसके ऊपर काफी प्रेशर रहा है, क्योंकि जो राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रम्प जी, उनकी पॉलिसीज को लेकर ग्लोबल इकोनॉमी थोड़ा सा एक हिसाब से देख रहा है कि डॉलर डी डॉलराइजेशन को कैसे किया जाए। और मेरे ख्याल से ये उनकी डोनाल्ड ट्रम्प की भी एक रणनीति है कि डॉलर को किसी तरह से थोड़ा म्यूटेड रखा जाए। तो हम्म। कंपेयर टू डॉलर ग्लोबल करेंसी जो है वो ऊपर बढ़ रही है। तो जब भी ऐसा होता है तब भी गोल्ड का दाम ऊपर जाता है। बट मुझे लग रहा है ये सारे जो एक एस्पेक्ट है यहाँ पर काफी सारे कंबाइन हो चुके हैं। उसका रिफ्लेक्शन हमको गोल्ड के दाम में दिख रहा है। गोल्ड का दाम अगर आप देखेंगे तो 2021-22 में 4-4.5 हजार या 40 से 45 हजार रुपया होता था, वो 1 लाख के ऊपर पहुंच चुका है। तो इसमें जो आपने बताया करीब 40% की बढ़ोतरी इस साल हुई है। तो ये गोल्ड जो है वो इतना शार्प जब रनअप करता है तो हमको थोड़ा कॉशियस रहना चाहिए, क्योंकि हिस्टोरिक जो रिटर्न है गोल्ड का वो उतना नहीं रहा है। तो जब भी इतना शार्प रनअप आता है तो उसके बाद ऐसा हो सकता है कि कुछ समय तक गोल्ड के दाम जो है वो शायद यही लेवल पे या थोड़ा नीचे लेवल पे रहेंगे। बट एज ए एसेट क्लास ये एक अच्छा एसेट क्लास है, जो कि हमको
जब भी हमारा एक थोड़ा सरप्लस मनी हो, उसका एक पोर्शन जो है वो गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और ये एसेट क्लास लॉन्ग टर्म के लिए है। नियर टर्म में एक एक तरीका ये है कि हो सकता है चूंकि दिवाली आ रही है, धनतेरस है, तो शायद थोड़ा सा नियर टर्म में एक बार के लिए गोल्ड का दाम थोड़ा बढ़ भी सकता है, क्योंकि उस समय डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। हम्म। बट अगर आपको निवेश के हिसाब से देखना है, तो इसमें थोड़ा एक एसआईपी जैसा अगर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, एक छोटा पोर्शन, तो यू विल प्रॉब्ली मेक मोर मनी। बिकॉज नियर टर्म में बियॉन्ड लेट्स से दिवाली फेस्टिव सीजन, और जब ये ग्लोबल इकोनॉमिक थोड़ा सा रिलैक्स हो जाएगा, ये सारे जो स्ट्रेस है वो कम हो जाएंगे, तो गोल्ड के हिसाब से बिहेव करना बोलना मुश्किल है, क्योंकि रनअप बहुत स्ट्रांग रहा है। तो हम्म। हो सकता है कि आप थोड़ा लंबे टाइम के लिए उसमें कोई बहुत बड़ा प्राइस मूवमेंट ना देखें। जी। तो सर अभी फिलहाल गोल्ड के लिए हम अपने पोर्टफोलियो में कितनी जगह बनाए, कितना एलोकेशन, अगर एक आइडियल एलोकेशन हमें चाहिए हो गोल्ड में तो कितना करें? देखिए, ये हर एक व्यक्ति पे डिपेंड करता है, बट मैं आपको सिर्फ एक डेटा देता हूँ कि अगर हम जो हमारा हाउस होल्ड सेविंग है उसका परसेंटेज देखेंगे गोल्ड में कितना है, तो करीब 1.5 से 2% है। हम्म। तो बट अगर आप किस इन्वेस्टर, डिपेंडिंग ऑन उसका रिस्क एपेटाइट, डिपेंडिंग ऑन मनी अवेलेबल, मेरे ख्याल से 5% से 10% के बीच का ओवरऑल गोल्ड एलोकेशन ओवर पीरियड ऑफ टाइम हम्म। रख सकते हैं। बिकॉज जैसा मैंने बताया, इट्स स्टोर ऑफ वैल्यू, और ये थोड़ा लिक्विड करेंसी है। आपको जब मर्जी आए तब आप उसको बेच के, कभी आपको जरूरत है तो यूज कर सकते हैं। और हिस्टोरिकली हमने देखा है कि इसका जो रिटर्न प्रोफाइल है वो कम से कम जो फिक्स्ड इनकम है उनसे बेटर रहा है। तो ये एक अच्छा वैल्यू है जो आप 5 से 10% ऑफ योर टोटल पोर्टफोलियो रख सकते हैं। बट मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं सिर्फ अपनी राय बता रहा हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि हिस्टोरिकली हमने जिस हिसाब से देखा है ट्रेंड, उस हिसाब से 5% से 10% के बीच का एलोकेशन ओवर लॉन्ग पीरियड एक अच्छा इन्वेस्टमेंट हाइपोथेसिस है। जी। राकेश व्यास जी, आज आपके साथ बहुत सारे एंगल्स पर बात की है, बहुत सारे ऐसे एस्पेक्ट हैं जो हमारे पोर्टफोलियो के, हमारे यूजर्स हमसे लगातार सवाल पूछते रहते हैं, व्यूअर्स सवाल पूछते रहते हैं, वो सारे सवाल हमने आपके सामने रखे और मुझे लगता है काफी कुछ क्लैरिटी हमारे व्यूअर्स को इस डिस्कशन से मिलेगी। तो थैंक यू सो मच सर हमारे साथ जुड़ने के लिए आज के शो में। थैंक यू। थैंक यू अनिमा जी। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू।